हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी 11th क्लास केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेज। ठीक है कि भाई एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेज क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है इसमें। सबसे पहले समझो कि एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी एटम का मास। ठीक है, एटॉमिक मास मतलब किसी भी एटम का मास। अब देखो कि एटम तो है क्या, बहुत छोटा साइज होता है एटम का। ठीक है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो एटम्स होते हैं। तो क्या होता है कि आजकल तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह आ गई हैं, तो इससे हम पर्टिकुलर एटम का क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। बट पहले के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो उसमें साइंटिस्टों ने क्या किया था कि किसी भी एटम का जो मास निकालना होता था ना, तो वो किसी दूसरे एटम से क्या किया जाता था, कंपेयर किया जाता था उसका मास। ठीक है, अब देखो ऐसे समझो कि मान लो आपने क्या करना है कि मार्केट से 5 kg क्या खरीदनी है, मान लो 5 kg शुगर खरीदनी है। ठीक है, अब भाई 5 kg शुगर खरीदनी है, लेकिन पहले क्या था कि जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, मान लो ये कोई तराजू है उनका। ठीक है, तो एक साइड वो क्या रखेंगे, उनके जो बाट वेग वगैरह होते हैं, है ना, उनको रखेंगे, और दूसरी साइड सामान को रखेंगे, तो उससे तोल के देते थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, बाट वगैरह कुछ होते नहीं थे, मान लो तो ब्रिक्स लिए। ठीक है, ब्रिक्स का टुकड़ा लिया इतना, और मान लो उसको उन्होंने मान लिया, उसको एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई अब ये क्या है, 1 kg है। ठीक है, अब उनको 5 kg चीनी देनी है, तो वो क्या करेंगे भाई, इस 1 kg के टुकड़े के बराबर वो क्या करेंगे, 5 बार सामान तोल देंगे, तो वो किसके बराबर हो गया, 5 kg के बराबर। यानी कि उन्होंने क्या करा, एक स्टैंडर्ड तय कर दिया कि भाई ये जो ब्रिक्स का टुकड़ा है इसका वेट कितना है, 1 kg, और इसके 5 गुना जो वेट होगा वो कितना होगा, 5 kg। तो इसी तरह से एटम्स का भी वेट निकालने के लिए क्या किया गया कि किसी एक एटम्स को जो इजीली अवेलेबल था उसको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। ठीक है, उसको क्या करा, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। तो पहले वो स्टैंडर्ड एटम क्या था, हाइड्रोजन था। लेकिन जैसे जैसे और ज़्यादा क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ केमिस्ट्री में, तो अब जो स्टैंडर्ड एटम के तौर पे जो लिया जाता है स्टैंडर्ड मास, वो कार्बन 12 का लिया जाता है। ठीक है, अब कार्बन के आइसोटोप्स 3 फॉर्म में अवेलेबल है, 12, 13, 14, बट यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, कार्बन 12, क्योंकि कार्बन एक तो ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, वुड वगैरह में तो आसानी से अवेलेबल है, तो इसे हमने क्या करा, स्टैंडर्ड तय कर दिया। ठीक है, अब क्या करना होता है एटॉमिक मास के लिए। एटॉमिक मास के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो किसी भी एटम, मान लो हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है 1H1। ठीक है, 1H1, तो मास ऑफ एन एटम जिसका भी हमें निकालना है, ठीक है, उस एटम का मास ऑफ एन एटम जिसका भी हमें निकालना है उसका मास, फिर क्या करेंगे हम, 112 इंटू किसका एटम लेंगे, कार्बन जो एटम है, कार्बन का एक एटम C12 का एक एटम का जो मास है, ठीक है, पर एटम, उसको उसका क्या कर लेंगे हम, 12वां हिस्सा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास आएगा वो किसका निकल के आ जाएगा, हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का मास निकल के आ जाएगा, हाइड्रोजन के एटम का। ठीक है, तो देखो मास ऑफ एन एटम, मान लो हमने हाइड्रोजन का निकालना, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1.67। ठीक है, या 1.67 मानते हैं हम हाइड्रोजन का, डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ
एन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम का मास। ठीक है, तो देखो अब हाइड्रोजन का मास तो हो गया 1.67, सबको पता है, लेकिन जो हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिया गया वो कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना बताया गया, 1.99। ठीक है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 कुछ इतना माना गया। ठीक है, और इंटू में क्या है 1/12। तो जब इसको करेंगे ना तो कार्बन के एक एटम का मास निकल के कितना आएगा, एक एटम का अगर हम मास निकालेंगे जिसको AMU में बोलते हैं तो वो आएगा 1.66। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, एक सब ये लिखती हूँ मैं दोबारा से, उसमें करते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है इसके अंदर, कि मैंने तुम्हें समझाया कि इसके लिए क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड तय कर देते हैं। ठीक है, मान लो हमने 5 kg क्या लेनी है, शुगर लेनी है। ठीक है, 5 kg शुगर लेनी है, तो उसके लिए क्या करा हमारे जो शॉपकीपर्स थे, उन्होंने अपनी तराजू में क्या करा कि एक, उनके पास वेट वगैरह तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने क्या करा एक ब्रिक्स का टुकड़ा उठाया और उसको उन्होंने मान लिया कि स्टैंडर्ड तय कर दिया कि इसका वेट कितना है 1 kg। तो अब इससे कंपेयर करके वो हमें क्या देंगे, 5 kg शुगर देंगे, यानी कि एक इस ब्रिक्स के टुकड़े से जो 5 गुना वेट होगा ना वो क्या होगा यहाँ पे 5 kg। तो उन्होंने एक ब्रिक्स के टुकड़े को यहाँ पे क्या करा, स्टैंडर्ड के तौर पे मान लिया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड मास तय कर दिया उनका। ठीक है, अब देखो इसी तरह से एटम भी बहुत स्मॉल है, तो अभी तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह आ गई है तो उससे हम मास निकाल सकते हैं, पर पहले क्या होता था कि एक पर्टिकुलर एटम का मास निकालना पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए वो उन्होंने क्या करा कि मतलब एटम का मास जिसका भी निकालना होता था वो रिलेटिव एटॉमिक मास निकलता था, यानी कि किसी दूसरे एटम से क्या किया जाता था, रिलेट किया जाता था। ठीक है, और एटॉमिक मास निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड तय किया गया था वो क्या था, कार्बन 12। ठीक है, क्योंकि ये इजीली क्या था, अवेलेबल था। ठीक है, तो जो हमारा एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास बोल दें या हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, एक ही चीज़ होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास को किसी दूसरे स्टैंडर्ड एटम से रिलेट करके निकाला जाता था। तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया, ये एक रेशियो होता है, एक रेशियो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास किसका, मास ऑफ एन एटम वन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ठीक है, यानी कि जिस भी एटम का मास निकालना होता है उसका मास, और उसको मास कार्बन 12 जो है उसके मास, एक एटम के मास से एक एटम लिया जाता है और उसका कितना पार्ट कर दें, 1/12, तो क्या निकल के आ जाता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, और जो मास ऑफ 112 पार्ट मास ऑफ वन C12 एटम को ही हम क्या बोल देते हैं, AMU। ठीक है, AMU। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, AMU, पूरे को AMU बोलते हैं इसको। तो देखो मास ऑफ एन एटम, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 AMU। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, मास ऑफ एन एटम क्या हो सकता है, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन AMU। ठीक है, ये होता है मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास AMU में। ठीक है, तो
AMU में निकालते हैं एक एटम का मास, ऐसे समझो। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मान लो हमने क्या करना है कि ये AMU कैसे निकला हमारे 1 AMU की वैल्यू कितनी होगी, 1 AMU की वैल्यू कार्बन के लिए देखो 1 × 12 और मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, तो इसका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मास लिया गया तो 1.99 × 10⁻⁻23 था। ठीक है, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे हमारा तो लगभग 1.66 × 10⁻23 आ जाएगा हमारा। ठीक है, -24 यानी कि, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, AMU की। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा कि मान लो हमने क्या करना है कि ये तो हो गया भाई रिलेट करना। ठीक है, हम किसी भी एटम के मास को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी एटम के मास को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या है कि मास ऑफ एन एटम इंटू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी होती है हमारी, यूनिटलेस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिटलेस। जैसे ऐसे समझो, मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमसे मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन पूछे तो हम कितना लिखेंगे, 16 AMU या 16U बोल सकते हैं। जबकि एटॉमिक मास पूछे या रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे तो वो हमारा कितना होता है, जिसका फॉर्मूला हम देख के आए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C12। ठीक है, तो मास ऑफ एक एटम ऑफ ऑक्सीजन को जब इससे मल्टीप्लाई 1 AMU, इसको मिला के क्या बोलते हैं 1 AMU, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.66 × 10⁻⁻24 AMU। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 16 बोल सकते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से पूछा जाए कि भाई मास ऑफ, हमसे पूछा जाए, मान लो हमने ले लिया 7N40। ठीक है, तो इसके लिए एटॉमिक मास पूछा जाए, एटॉमिक मास हमारा होता है यूनिटलेस तो वो बोलेंगे 40। ठीक है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन के एक एटम का मास होगा तो कितना होगा, 14 AMU। ठीक है, कितना होगा, 14 AMU। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये तो AMU मास ऑफ 1 एटम की बात हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें भाई हमारे अब जैसे मान लो क्या एग्जाम्पल लूँ, इसमें ले सकते हैं, मान लो मॉलिक्यूल्स का निकालते हैं अब हम। ठीक है, मान लो मॉलिक्यूल्स में हम निकालते हैं किसी भी, जैसे Cl2 का। ठीक है, या Cl2 का नहीं, H2SO4 का ले लो। ठीक है, या H2O,
या CH4 किसी का भी निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो देखो वाटर की बात करें तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना होगा, वन मॉलिक्यूल का अगर बात करेंगे तो 2 × 1 + 1 × 16 लगभग हमारा आएगा 18 AMU या U बोल सकते हैं, यूनिफाइड मास, ठीक है। और मोलिकुलर मास की बात करें ये क्या होगा 18, क्योंकि ये क्या होती है हमारी यूनिट लेस होता है, ठीक है। इसी तरीके से CH4 में मास ऑफ वन मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 तो वो कितना होगा लगभग 16, कार्बन का 12 + 4 कितना 16 AMU। और मोलिकुलर मास पूछे तो भाई क्या होती है ये यूनिट लेस, तो 16 बोलेंगे। तो इस तरीके से होता है कि ये क्या होती है हमारी यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं। अब आता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास, अगला टॉपिक, ठीक है। अब ये जैसे मैंने बता दिया कि ये कैसे निकाला, तो जब हम जैसे हाइड्रोजन का निकालना, हमने हाइड्रोजन का मास मान लो हम कितना होता है AMU में ले तो, या मैं बोल दूँ ग्राम में, तो 1.67 इसमें दे रखा है, ऐसे समझ लो। हाइड्रोजन एटम का मास निकालना है इन टर्म्स ऑफ AMU, तो देखो क्या करना है, ये कितना होता है 1.67 36 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है, किसका, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का कंपेयर करेंगे हम किससे, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है, उससे। तो इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, इसकी वैल्यू लगभग आती है हमारी 1.66। तो जब इसमें इसका भाग देंगे तो जो आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी AMU, यानी कि एक एटम का मास आएगा किसका, हाइड्रोजन के एक एटम का मास आएगा किस में आएगा AMU में, किसके बराबर होगा वो 1 AMU के बराबर होगा लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। अब आता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास में क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप, एक से ज़्यादा आइसोटोप में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक से ज़्यादा आइसोटोप में एग्जिस्ट करते हैं तो हम इन आइसोटोप्स की क्या लेते हैं, when we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance, ठीक है। मान लो जैसे कार्बन है, इसमें समझा रखा है, देखो कार्बन 12 है वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है 98, कार्बन 13 की 1.108 और कार्बन 14 की 2 × 10⁻⁻10। और एटॉमिक मास कितना है इनका AMU में 12, इसका 13 और इसका 14, ये इसका एटॉमिक मास है। और इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस होती है वो कितनी होती है, इतनी, इतनी और इतनी। तो हम क्या करेंगे कि इन 3 आइसोटॉप्स का क्या निकालेंगे हम, इनकी अबंडेंस और एटॉमिक मास वगैरह को यूज करते हुए, ठीक है, और इनकी क्या होगी परसेंटेज भी दे रखी होगी, तो उससे हम इनका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। जैसे देखो इसकी अब परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 98.892, ठीक है, इंटू क्या करेंगे इसके एटॉमिक मास से इंटू कर देंगे इसको, प्लस दूसरे का परसेंटेज अबंडेंस इंटू इसका एटॉमिक मास, तीसरे का परसेंटेज अबंडेंस इंटू इसका मास। तो हम जब इसका एवरेज निकालेंगे तो लगभग वो कितना आएगा 12। तो यहाँ पे हमने जो कार्बन का एटॉमिक मास लिया है वो उनका एवरेज लिया है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे समझो कि मान लो कोई हमारे पास ये बर्तन है, ठीक है, इसमें देखो जो क्लोरीन है उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक 17 क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, ठीक है। अब मान लो कि इसके कितने एटम्स हैं यहाँ पे
75 एटम्स हैं, यहाँ पे इसके कितने एटम्स हैं 25 एटम्स हैं, ठीक है। इनकी परसेंटेज एबंडेंस कितनी हो गई यहाँ पे मान लो 75% और इसकी कितनी हो गई 25%। तो इसकी परसेंटेज एबंडेंस को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मास से, तो 75 इंटू 35 प्लस 37 इंटू 25 और डिवाइड बाय टोटल अबंडेंस कितनी हो गई इनकी 100%। तो ये जो निकल के आया 35.5, ये क्या निकाला हमने दोनों क्लोरीन के आइसोटोप्स का एवरेज निकाला और यही हम एज ए क्लोरीन एटॉमिक मास यूज करते हैं, ठीक है। ये था हमारा एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। अब होता है मोलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मोलिकुलर मास में क्या होता है कि मोलिक्यूल्स का मास निकाला जाता है। मोलिकुलर मास में क्या होता है, मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल्स। एटॉमिक मास का सम होता है जो जो एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मोलिकुलर मास ऑफ मैथेन की बात करें CH4, तो कार्बन का यहाँ पे कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1 और 4 का इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे जो मास निकल के आया वो किसका है, वो एक एटम का, एक मोलिक्यूल का मास है। AMU किसका है, एक मोलिक्यूल का मास, ये CH4 का। अगर हम यही बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी, 16 बोलेंगे इसको। इसी तरीके से वाटर के एक मोलिक्यूल का मास पूछे तो कितना हो जाएगा 18U, और अगर क्या पूछे हमसे एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे, रिलेटिव मोलिकुलर मास पूछे तो क्या हो जाएगा, वो यूनिटलेस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला मास क्या होता है कि देखो कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं वो हम अपने क्या किस में आयंस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में अरेंज होते हैं 3 डायमेंशनली। मेनली ये फॉर्मूला मास भी मोलिकुलर मास की तरह ही होता है, बट फॉर्मूला मास वर्ड यूज करते हैं हम उनके लिए जो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। सॉलिड के लिए हम क्या यूज करते हैं मोलिकुलर मास, जबकि जो आयंस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं उनका हम क्या निकालते हैं फॉर्मूला मास, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल, जैसे NaCl का निकालना हमने, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 होता है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 होता है, तो इसको जोड़ दो तो ये हमारा क्या आ गया मोलिकुलर मास आ गया। इसे कैलकुलेट द फॉर्मूला मास आ गया, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज किस फॉर्म में हमारे मोलिक्यूल्स की फॉर्म में, तो हम क्या निकालेंगे इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे। मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज सारे एटम्स का मास क्या कर दो जोड़ दो तो वो हमारा क्या हो जाता है मोलिकुलर मास हो जाता है, ठीक है। अब देखो हमारा अगला जो कंसेप्ट है वो है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास, ठीक है। मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास, ठीक है, कि भाई मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ठीक है। देखो मोल कुछ नहीं होता, मोल जस्ट एक काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग नंबर। मोल क्या होता है, जस्ट एक काउंटिंग नंबर होता है। जैसे देखो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12, तो हमने इसको एक क्या बोल दिया, एक डजन बोल दिया, ठीक है। 100 के ग्रुप को हमने नाम दे दिया 100, ठीक है। थाउजेंड्स के इसको हमने क्या बोल दिया, 1000 को थाउजेंड्स नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से हमने अपनी सुविधा के लिए अगर 24 है कोई चीज़ तो इसका मतलब क्या है कि भाई 2 दर्जन है, ठीक है। अब जब आप केले खरीदने जाओगे, आपने कहा कि भैया 1 दर्जन केले देना, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि 1 दर्जन में कितनी क्वांटिटी आती है, 12 केले आएंगे। 2 दर्जन में कितने केले आएंगे, 24 आएंगे, है ना। और इसी तरीके से मतलब हमने एक क्या कर दी, एक बड़े नंबर्स को एक नाम दे दिया। इसी तरीके से क्या होता है केमिस्ट्री में, क्या होता है हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल की संख्या के लिए यहाँ पे डजन
2 दर्जन या 100 और 1000 से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इसमें बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स की काउंटिंग के लिए हमने एक नंबर डिसाइड करा जो कि 100 और 1000 और इन सबसे बहुत बड़ा नंबर था, और वो नंबर था 1 मोल। और उस 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.2 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसको हमने नाम दे दिया, जिसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल्स के बराबर, ठीक है। अब इसको हम क्या नाम देते हैं? अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं इसको, अवोगाद्रो नंबर यानी कि Na, ठीक है। अब देखो ये पार्टिकल्स हैं हमारे, जो इसकी जो मोल है इसकी यूनिट क्या होगी? 6.22 इंटू 10⁻23 पर मोल इसकी यूनिट होगी। किसकी? 1 मोल की, है ना। मोल की यूनिट क्या होगी? पर मोल होगी, ठीक है। पर मोल का मतलब क्या हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 जो पार्टिकल्स किस में प्रेजेंट हैं? 1 मोल के अंदर, यानी कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पर मोल, ठीक है, मोल की, ठीक है, यूनिट पर मोल हो जाएगी। जैसे कि मेनली अब देखो ये पार्टिकल्स केमिस्ट्री में क्या हो सकते हैं? ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, ठीक है, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये पार्टिकल्स, ठीक है। तो जिसमें इतने नंबर होंगे वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। और इसकी यूनिट क्या होती है? पर मोल, यानी कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं? इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो इसकी यूनिट हो गई पर मोल, ठीक है। अब जैसे कोई बोले कि 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम की बात करें तो ये हो गया 6.22 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम होंगे इसके अंदर, ठीक है, 1 मोल के अंदर, ठीक है। हमें पता है 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, तो इतने एटम्स ही होंगे। 1 मोल CO2 की बात करें तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे? मोलिक्यूल्स होंगे 1 मोल के अंदर। इसी तरीके से 1 मोल H2SO4 की बात करें तो इसमें भी 6.023 मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से हमसे पूछ ले कि भाई इसमें 1 मोल H2SO4 में कितने एटम्स होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें पता है 1 मोल के अंदर मोलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.23 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, ठीक है। अब 1 मोल H2SO4 में एटम्स कितने हैं टोटल? 2, 3 और 4, 7 एटम्स होते हैं, ठीक है, 7 एटम्स होते हैं टोटल। तो 6.23 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स के अंदर एटम्स कितने होंगे? इंटू कर देंगे 7, तो ये क्या हो जाएंगे? इतने एटम्स आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट क्या होता है? मोल की 6.23 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखो मोल निकालने का एक फॉर्मूला है, मास दे रखा हो तो उसमें हमने क्या करना है? मोलर मास का भाग दे देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। एक फॉर्मूला हो रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हों तो अवोगाद्रो नंबर Na यानी कि 6.23 इंटू 10⁻23 का भाग दे दो तो मोल आ जाएंगे। और अगर वॉल्यूम दे रखा हो गैस का तो 22.4 से डिवाइड कर दो तो भी वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? इसके अंदर मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि जैसे ये है,
ठीक है। इसके अंदर पूछे कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा भाई, सबको पता है 16 AMU। ठीक है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 AMU होता है। और एक मोल बोल दूँ या फिर मैं बोल दूँ 6.023। एक मोल के अंदर जो एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 1 मोल इज इक्वल टू इतना 6.23 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स का मास अगर हमसे पूछे तो क्या करना पड़ेगा भाई, 16 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 AMU बोलेंगे इसको। तो इसको बोलना इतना आसान नहीं है, तो इसको हम सीधा क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू कितना 16 ग्राम। यानी कि इस पूरे को हम क्या बोल देंगे, ग्राम। यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, 16 ग्राम। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1 ग्राम के, 1 मोल के बराबर। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास हम यहाँ पे किस में लेंगे, ग्राम में, और वो कितना हो गया 16 ग्राम। ठीक है, अब जैसे क्या है यहाँ पे समझो वाटर है, तो वाटर के एक मोलिक्यूल्स का मास पूछे तुमसे तो कितना हो गया भाई 18 AMU। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास या रिलेटिव मोलिकुलर मास पूछे तो 18 हो गया। लेकिन अगर तुमसे 1 मोल का पूछे तो वो हो गया 18 ग्राम। कितना हो गया 18 ग्राम। ठीक है, अब होता है कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास, ये तो है मोल का मास। ठीक है, अब मोलर मास क्या होगा, मोलर मास हमारा होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल का जो मास होगा वो क्या होगा हमारा मोलर मास। ठीक है, और इसकी यूनिट कितनी होगी, ये कितना होगा 18 ग्राम पर मोल। यानी कि 1 मोल का मास कितना है 18 ग्राम। ठीक है, 1 मोल का मास कितना है 18 ग्राम। तो यही हमारा मोलर मास होता है। मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है। 1 मोल का मास अगर पूछे तो वो 18 ग्राम है। रिलेटिव या मोलिकुलर मास पूछे तो यूनिट लेस है, और एक एटम का अगर पूछे तो AMU है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। ठीक, अब देखो आगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए बोला गया है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है कि किसी भी फॉर्मूले के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम्स का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100 कर देंगे तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें कि मान लो हमने यहाँ पे समझो, मान लो CH4 का निकालना है। ठीक है, CH4 में परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हमने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने, मान लो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन, कार्बन मास ऑफ कंपाउंड इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, तो टोटल मास इसका कितना होता है 16। ठीक है, 16 ग्राम होता है ना 1 मोल का मास। तो मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 ग्राम, मास ऑफ कंपाउंड कितना है 16 ग्राम, और इसका क्या कर देंगे 100। तो 12 ग्राम का मतलब ही क्या होता है 1 मोल का यहाँ पे मास है, ये 12 ग्राम यहाँ पे। तो ये किसका निकल के आ जाएगा यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो कितना मास होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मास ऑफ
कंपाउंड करेंगे और इनटू में 100 कर देंगे, तो मास ऑफ हाइड्रोजन 4, टोटल मास 16 ग्राम इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इनका मास वगैरह, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे दे रखा है अल्कोहल का निकाला हुआ है, एथेनॉल का, तो देखो टोटल मास निकाला इनका कितना हो गया 46 पहले तो, ठीक है। फिर मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो 2 कार्बन है तो 24 टोटल मास से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, तो ये कार्बन का परसेंटेज, इसलिए मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालें तो 5 कितनी हाइड्रोजन है 6 है, तो 6 और टोटल मास 46 इंटू 100 कर देंगे तो ये मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाले, टोटल ऑक्सीजन 1 है जिसका 16 होता है, 46 इंटू 100 कर देंगे तो ये ऑक्सीजन का मास आ गया, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। अब देखो एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, तुम्हें एक बार अपने उससे समझा देती हूँ कि क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला में अंतर, और क्या होता है ये एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ पे हम 2 कंपाउंड्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमने लिया H2O2 ले लिया मान लो, ठीक है। तो ये H2O2 किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या दिखा रहा है फॉर्मूला, मोलिकुलर फार्मूला दिखा रहा है ये H2O2, ठीक है। मतलब कि कितने नंबर हाइड्रोजन है और कितने नंबर ऑक्सीजन है, कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन है, ये एग्जैक्ट नंबर शो करता है। लेकिन यहाँ पे मैं इसका सिंपल रेशो ले लूँ H1O1, ठीक है, और या इसको हम लिख सकते हैं HO, ठीक है। और यहाँ पे H3O3 है, कोई H4O4 है, तो यहाँ पे इनका रेशो भी HO आएगा, इसका सिंपल फॉर्मूला भी HO आएगा। तो यहाँ पे इस रेशो से हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भाई इसमें कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है और वो किसका फॉर्मूला है, यानी कि इम्पेरिकल फार्मूला ये हो गया हमारा इम्पेरिकल फार्मूला। इस तरीके से रेशो में जब हम लिखते हैं इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। इम्पेरिकल फार्मूला हमारा किसको बताता है, रेशो को बताएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते इसके थ्रू, ठीक है। जबकि इसके थ्रू हमें पता है कि 2 एटम्स क्या हैं, हाइड्रोजन के हैं, और 2 एटम्स ही किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना है 2:2, यानी कि 1:1 का है। तो इस तरीके से हम रेशो में जब लिखेंगे तो ये जो आया ये हमारा है इम्पेरिकल फार्मूला, जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है, जबकि जो मोलिकुलर फार्मूला है वो एग्जैक्ट नंबर बताएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब हम मोलिकुलर फार्मूला हमें दिया होता है तो उसको इम्पेरिकल फार्मूला से उसका रेशो निकाल दें, मोलिकुलर फार्मूला डिवाइड बाय इम्पेरिकल फार्मूला। मान लो जैसे इसका मोलिकुलर फार्मूला H2O2 और यहाँ पे इसका इम्पेरिकल फार्मूला है H1O1, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब इनका हम रेशो निकालेंगे तो यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2, इनके रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 2, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे n से, ठीक है। ये जब ये जो n आए ना, इसको अगर हम किससे गुणा कर दें, इम्पेरिकल फार्मूला इंटू n कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाता है, हमारा मोलिकुलर फार्मूला मिल जाता है, ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला मिल जाता है। अब इस n को हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमें मोलिकुलर फार्मूला मास लेना है और क्या लेना है, हमें नीचे इसको डिवाइड करना है इम्पेरिकल फार्मूला मास से।
तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। और इस n को हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया एम्पेरिकल फॉर्मूला से तो हमारा क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब मैं क्वेश्चन से बताना शुरू करती हूँ। ये इतना कुछ दे रखा है इसमें, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये दे रखा है हमने परसेंटेज, दूसरा पेज, यहाँ पे लेते हैं हम। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। ठीक है, यहाँ पे NCERT एग्जाम्पल 1.2 है और इसमें क्या दे रखा है कि हमने क्या दे रखा है, ये परसेंटेज दे रखी है। जो ये परसेंटेज है ये यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ किस किस की है, हाइड्रोजन की, फिर कार्बन की और फिर क्लोरीन की दे रखी है। ठीक है, तो इसकी जो ये परसेंटेज है ना, इसको मैं एज ए मास यूज करूँगी। इसका मास है 0.407, इसका मास है 71.65 और इसका मास है 24.27, ये हो गया। ठीक है, अब इस मास को हमने किस में करना है, कन्वर्ट मोल में। तो इसको इसके किससे डिवाइड कर देंगे भाई, मोलर मास से। ठीक है, तो कितना होता है हाइड्रोजन का 1, कार्बन का कितना होता है 12 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो जब इसको डिवाइड करेंगे ना हम, तो ये मोल्स आएंगे इनके 4 इसका लगभग 4 आएगा, इसका लगभग मान लेंगे हम कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, और इसका लगभग कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसका कितना है, मैंने गलती से लिख लिया क्या यहाँ पे, कार्बन का कितना है, ओहो यहाँ पे देखो ये है मास है यहाँ पे 31.65 क्लोरीन का है, तो यहाँ इसको 35.5 से, और ये कितना, ये किसका है कार्बन का, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। तो ये लगभग कितना आ गया 422, ये मोल आ गए इसके। इसको हमने क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है, मोलर रेशियो में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इनमें से मोल का जो सबसे छोटा नंबर आया है ना, उसको तीनों को डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कर दिया, तो ये रेशियो आ गया 2:1:1। ठीक है, तो ये रेशियो आया, इसको हम लिख सकते हैं CH2, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 हैं और क्लोरीन का 1 है। तो ये हो गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। अब अगर हमें n की वैल्यू मिल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला से कैसे निकाल सकते हैं n, अगर हमारे पास क्या हो, मोलर मास दे रखा हो, तो उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मोलिकुलर मास, मोलर मास कितना दे रखा है 98.96, और यहाँ पे इनका निकालेंगे तो लगभग आएगा ये 35.5, इसका 12 और इसका 2, तो 5, 8, 7, 8, 9, 49 के लगभग आएगा। 49 यानी कि n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। अब जो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला था ना, उसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकल जाएगा। CH2Cl मल्टीप्लाई बाय 2, तो C2H4Cl2, ये क्या हो गया, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब यही दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम्स। ठीक है, मास परसेंटेज दे रखा है, उनको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये इसमें आ गए ग्राम्स में,
यहाँ पे 100% होता है, 100 का मतलब, तो यहाँ पे 100% की जगह 100 ग्राम यूज कर लो, तो यहाँ पे ये हो गया ग्राम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दो मोल्स में, इसके मोलर मास का से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है क्या करो, डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो 2:1:1 आ जाएगा। उसके बाद इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला वो लिख दो। उसके बाद मोलिकुलर फार्मूला लिखने के लिए मोलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास से करेंगे तो n की वैल्यू 2 आएगी, जिसको हमने एम्पेरिकल फार्मूला से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो ये हमारा मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। यही मैंने तुम्हें समझाया। अब देखो स्टाइकोमेट्री एंड स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, ये क्या होता है, ठीक है। देखो जब भी हम कोई क्या करते हैं, इक्वेशन से लिखते हैं, तो वो इक्वेशन हमें क्या देती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, पर वो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। जैसे मान लो इस तरीके की रिएक्शन लिखे हुए देखा होगा आपने, कि मान लो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कि मान लो CH4 गैस प्लस टू गैस ऑक्सीजन प्लस CO2 गैस प्लस 2H2O गैस, इस तरीके की हमने कोई इक्वेशन लिखी देखी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये इनकी क्या बता रखी है, फिजिकल स्टेट्स भी बता रखी है। मोर इन्फॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं केमिकल इक्वेशन को, ये हमने 10th क्लास के चैप्टर में देखा था। तो यहाँ पे इनकी फिजिकल स्टेट भी बता दी। सॉलिड होता तो S लिख देते, लिक्विड होता तो L लिखते, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये आगे यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा हुआ है, 2, यहाँ पे इसके आगे भी क्या है, 2। तो ये जो 2 आगे लगे हुए हैं ना, इनको हम बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि भाई 1 मोलिक्यूल, ठीक है, 1 मोलिक्यूल CH4 and 2 molecule of oxygen react with each other and form 1 molecule of CO2 and 2 molecule of water, ठीक है। या मोल्स की फॉर्म में लिखें तो 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। या इसको हम किस में लिख सकते हैं, मास की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मास में इसका 16 ग्राम CH4 रिएक्ट 64 ग्राम ऑफ O2 फॉर्म 44 ग्राम CO2 एंड 36 ग्राम वाटर, ठीक है। यही दे रखा है यहाँ पे, देखो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसके आगे जो लगे होते हैं इसको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, और ये हमें अलग अलग बारे में बताते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि 1 मोल ऑफ CH, मोल के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ O2 गिव्स 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखेंगे तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अगर यहाँ पे हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके मास को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम कुछ इस तरीके से CH4 का 22.7 लीटर आएगा, ऑक्सीजन का 47.4 लीटर आएगा, और जो CO2 है उसका 22.7 लीटर आएगा, और जो हमारा वाटर है उसका वॉल्यूम है 45.4 आएगा, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो यहाँ से हमने वॉल्यूम निकालना है, तो मास को, इनके मास को डेंसिटी से गुणा करने पर ये वॉल्यूम यहाँ पे आया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टाइकोमेट्री हमें बताती है, ठीक है। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन सबको आती है, ठीक है, ये हमने 10th क्लास में सीखा था। उसके बाद आता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, मान लो देखो तुमने क्या करना है, एक पिज्ज़ा पार्टी देनी है,
ठीक है, ऐसे समझो कि तुमने क्या करना है, क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि इस तरीके से समझो कि तुमने क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए एक पिज्ज़ा पार्टी देनी है अपने दोस्तों को, ठीक है। अब पिज्ज़ा किस पे बनता है, पिज्ज़ा के बेस पे बनता है, उसमें वेजिटेबल्स, टमाटो, ऑनियन, चीज़ वगैरह क्या क्या डालती हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो जो पिज्ज़ा है ना, वो तुमने क्या करा, अपने बर्थडे पार्टी में अपने 20 दोस्तों को बुलाया, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास पिज्ज़ा के बेस क्या है, 15 ही हैं, वेजिटेबल्स बहुत सारी हैं तुम्हारे पास, टोमेटो बहुत सारे हैं, ओनियन बहुत सारे हैं, लेकिन चीज़ भी बहुत सारी स्लाइस हैं। लेकिन जो पिज़्ज़ा बेस है ना वो क्या है, 15 पिज़्ज़ा हैं, पिज़्ज़ा बेस हैं। तो देखो तुमने बुलाया अपने 20 दोस्तों को, लेकिन पिज़्ज़ा बेस कितने हैं, 15। तो क्या वो सबको तुम खिला पाओगे, नहीं। तो देखो ऐसी वो कौन, तो लिमिट वाली कौन सी चीज़ है यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट में है, वो है हमारे पिज्ज़ा बेस, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ जो किसी काम को होने से रोक रही है या लिमिट कर रही है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि ये अगर पिज्ज़ा बेस ज़्यादा होते तो हम अपने 20 दोस्तों को खिला सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पिज़्ज़ा क्या है, बेस जो पिज़्ज़ा बेस है वो कम है, तो वो लिमिट कर रही है आगे किसी भी चीज़ को होने के लिए, तो वही कहलाता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब इस तरीके की रिएक्शन कई बार लिखा देखा होगा कि 2a + 3b = रिएक्ट करके आपस में दे रहे हैं 4c और 6d। तो हमने क्या करा, टाइम बराबर 0 पे 2a के कितने मोल्स थे, a के कितने मोल्स थे, 4 मोल, b के कितने मोल थे, 20 मोल। तो अब हमसे पूछा है कि d के कितने मोल्स बनेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पता करो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा। देखो यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि 2a रिएक्ट करते हैं 3b के साथ, तो एक रिएक्ट करेगा 3/2b के साथ, तो 4a कितने 4a हैं जो वो किसके साथ कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, 4a रिएक्ट करेंगे 3/2 × 4 = 6 मोल के साथ। लेकिन यहाँ हमारे पास b कितने हैं, 20 मोल। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया हमारे पास, a हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में हमसे कुछ पूछा नहीं है, इसको काट दो, इसको काट दो। तो अब सीधी बात करो कि जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो ही डिसाइड करेगा कि डी के कितने मोल बनेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि 2a के 2 मोल से या 2a बना रहे हैं डी के कितने, 6 मोल, ठीक है। तो 1 मोल कितना बनाएगा, 3, ठीक है। तो 4 मोल हैं इसके, तो वो कितने बनाएंगे, 3 × 4, मतलब कितना बनेगा टोटल, 12 मोल। ये होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कि सबसे पहले पहचानो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। कोई अगर मास भी दे रखा है, सबसे पहले मोल की बात करो, मोल में कन्वर्ट कर लो अगर मास दे रखा है तो भी, ठीक है। तो सीधे स्टाइकोमेट्री पे जाओ और समझा देखो कि रिएक्टेंट में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। 2a रिएक्ट करेंगे 3b से, तो 1b के लिए एक लिए 3/2b चाहिए, तो 4a के लिए हमें चाहिए 6 मोल, लेकिन हमारे पास 20 मोल हैं, तो a यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अब ए सीधा डिसाइड करेगा कि डी कितना बनेगा। तो 2a के रिएक्शन से 6d बन रहे हैं, ठीक है। तो 1 से कितना बनेगा भाई, 2 से 6, तो 1 से 3 बनेगा, और यहाँ पे टोटल मोल कितने हैं कि 4, तो 4 से कितना बनेगा, 12 मोल, ठीक है। ये होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कि जो किसी रिएक्शन को क्या कर रहा हो, लिमिट कर रहा हो, ठीक है। तो यही दे रखा है कि रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लिस्ट अमाउंट्स गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस वट एवर बी द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट। मतलब उसके ख़त्म हो जाने से आगे रिएक्शन चल ही नहीं सकती, चाहे दूसरे जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितने भी संख्या में प्रेजेंट हो। हैंस द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम फर्स्ट, यानी कि वो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाता है किसकी तरह बिहेव करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह, ठीक है। अब देखो रिएक्शन इन सॉल्यूशन, हमें पता है कि भाई लेबोरेटरी में बहुत सारी रिएक्शंस किस में होती है, सॉल्यूशन फॉर्म में होती है। तो किसी मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस किया जाता है
जब वो किस में प्रेजेंट हो, सॉल्यूशन में, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी दिए गए अमाउंट के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, वही उसकी क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन। और द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस इज एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। इसको किस किस वे में, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम लास्ट में कर लेंगे, पहले ये आगे पढ़ लेते हैं कि मास परसेंटेज वगैरह क्या है। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे तो मास परसेंटेज आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, तो ये 2 ग्राम किसका मास है, सोल्यूट का। सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये किसका हो गया, सोलवेंट का। ठीक है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट को ऐड कर देंगे तो किसका मास आ जाएगा, सॉल्यूशन का, जो कि 20 हो गया। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ ए, तो मास ऑफ ए मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ ए 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोल्यूट कितना होता है, 2 ग्राम, और मास ऑफ सोलवेंट कितना है, 18 ग्राम इंटू 100, तो ये आ गया मास परसेंटेज ऑफ ए। मोल फ्रैक्शंस क्या होता है भाई, मोल फ्रैक्शंस क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मान लो कोई क्या है, ऐसे समझो कि क्या है, 3 तरीके के क्या है हमारे पास, ए बी सी 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ऐसे समझो, पेज लिखती हूँ मैं, उसको समझाती हूँ। तो समझो कि देखो, मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए बी सी 3 कंपोनेंट्स हैं, ए के मोल हैं Na, बी के मोल Nb और सी के मोल Na। तो इसके मोल्स कैसे निकालेंगे हम भाई, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बी को भी और नंबर ऑफ मोल्स सी, इस तरीके से निकालेंगे। अब मोल फ्रैक्शन हमें ए निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को टोटल मोल्स से डिवाइड कर देंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरह से बी का, इसी तरह से सी का निकाल सकते हैं हम। और इन तीनों का जो वैल्यू होगा, जोड़ होगा, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी हमें क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, 1 mNaOH का मीन्स क्या होता है कि 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 0.2 m सॉल्यूशन will required 0.2 moles of NaOH dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 0.2 मोल्स प्रेजेंट है किसमें, NaOH के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, कई बार हमें क्या होता है कि हमें M1 और M2 दी गई होती है, V1 दिया गया होता है और V2 पूछा होता है। जैसे कि क्या होता है कि M1 की वैल्यू हमें मान लो दे गई 0.2 m, V1 हमारा है 1000 ml और M2 क्या है 1.0 m, तो V2 निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो M1 V1 M2 V2 का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं जब हमें इस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी मोलैरिटी। ठीक है, अब बात करते हैं मोलैरिटी की। तो इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, यानी कि 1 kg सोलवेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, मोलैरिटी। देखो इधर देखो, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल m से,
एम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट है वो हमारा क्या कहलाता है, मोलैरिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को मोल में और सॉल्यूशन किस में लिया जाता है, लीटर्स में, तो एल। तो इसकी हो गई यूनिट मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर को मिला के मोलर बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट्स, यानी कि केजी में मास ऑफ सोलवेंट लेंगे यहाँ पे हम, और इसकी यूनिट हो गई मोल्स पर केजी, और इसको मिला के क्या बोलते हैं हम, मोलल। अब देखो इसमें वॉल्यूम टर्म आ रहा है इसमें, जबकि मास आ रहा है, तो वॉल्यूम का टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है मोलैरिटी। जबकि मोलैलिटी में क्या है, मास है, मास का टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं मोलैरिटी और उसके, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन को मैं रफ सिंगल पेज पे करती हूँ। हमें क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, कितना है 4 ग्राम गिवन है, और वॉल्यूम गिवन है, कितना है लगभग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, सॉल्यूशन का 250 ml, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब हमें मोल्स तो है नहीं, लेकिन मास है सोल्यूट का, और सोल्यूट हमारा क्या है NaOH, तो हमें पता है कि मोल्स निकाल सकते हैं हम, यहाँ मास डिवाइड बाय मोलर मास कर दे तो हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोल्स आ जाएंगे NaOH के। तो मास कितना है 4 ग्राम, और जो हमारा NaOH होता है उसका मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम। तो इसको करेंगे तो ये लगभग हमारा 0.1 मोल आएगा निकल के, ठीक है। ये मोल आ गए किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब वॉल्यूम हमें किस में चाहिए, लीटर में, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम किस में दे रखा है ml में। तो कुछ नहीं करो, बस ये कर दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या सीधा सीधा ये लिख दो 4 ग्राम इंटू 40 ग्राम, ठीक है। या फिर ऐसे ना करके यहाँ पे निकाल ही लिया, मोल लिख दो सीधा, 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो लीटर में हमें चाहिए ना, तो इससे क्या करो, ये लीटर में चाहिए लेकिन है किस में, ml में, तो इसको किससे कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किस में हो गया, लीटर में हो गया, ठीक है। तो ये लगभग हमारे पास आएगा जाके 0.1 मोल, और लगभग यहाँ पे 1000 से करेंगे हम, तो लगभग ये आएगा 0.4 मोल, ठीक। या मतलब 250 को जब हम ml को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो लगभग ये आ जाएगा हमारा 0.25 लीटर, ठीक है, 0.25 लीटर आ जाएगा। तो इसको 0.1 मोल डिवाइड बाय 0.250 लीटर, ठीक है, करेंगे तो लगभग इतना आ जाएगा। अब देखो द डेंसिटी ऑफ, अगला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 3m सोल्यूशन ऑफ NaCl इज इतना। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, यहाँ पे सोल्यूट का क्या दे रखा है, डेंसिटी दी है हमें, ठीक है। हमें पता है कि जो
हमारा मास अपॉन वॉल्यूम बराबर क्या किसके होता है, डेंसिटी के, ठीक है। और क्या दे रखा है, द डेंसिटी ऑफ 3m, इसकी क्या दे दी, मोलैलिटी दे दी, मोलैरिटी दे दी। मोलैरिटी कितनी है, लगभग 3m, है ना, 3m, या मैं बोल दूँ m की जगह हम 3 मोल पर लीटर भी यूज कर सकते हैं। अब देखो जो यहाँ पे देखो मास हमें पता है NaCl का कितना होता है, यहाँ सोल्यूट NaCl है ना, तो 58.5 होता है। वॉल्यूम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, डेंसिटी हमें दे रखी है, कितनी है डेंसिटी इसकी, 1.25 ग्राम ml, ठीक है। तो यहाँ से इसको इससे क्या कर देंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से इसको कर देने से यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो कि जो हमारा क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है। 1 लीटर इन 1 लीटर सॉल्यूशन ये दे रखा है 3 मोलैरिटी दे रखी है, और ये क्या दे रखा है, इसका मास दे रखा है। तो यहाँ से इसका क्या निकाल लेंगे हम, मास, ठीक है। मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो ये मास ही तो निकाला हमने, ठीक है। ये मोलर मास दे रखा है इसका, देखो यहाँ से मास निकाल सकते हैं हम कि देखो ये क्या है, हमारी मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी है मास ऑफ सोल्यूट, और बटे में क्या कर देंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी हमें दे दी, ठीक है। और यहाँ से मोलैरिटी हमें कितनी दी है, 3 मोल पर लीटर, ठीक है। और जो NaCl का जो हम मोलर मास निकालते हैं वो कितना होता है, मोलर मास, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मास अपॉन मोलर मास बटा मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कितनी है हमारी 3m, तो यहाँ से मास निकाल सकते हैं, मोलर मास हमें पता है 58 होता है, तो 58.5 इंटू क्या करते हैं 3 करते, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, मास निकल के आ गया हमारे पास। मास कितना आया, ये आ गया मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो हमारा क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मास कितना है इसका, लगभग निकल के आया 1 लीटर सॉल्यूशन का मास। अब देखो यहाँ पे जो डेंसिटी है हमारी वो कितनी है, लगभग 1.25 ग्राम पर ml दे रखा है, ठीक है, ग्राम पर ml दे रखा है। और 1 लीटर सॉल्यूशन में जब हम इसको निकालेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, इससे इसका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ये यहाँ से सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे ना हम, सॉल्यूशन का मास हो गया इतना, ये सोल्यूट का मास हो गया, है ना। तो सोलवेंट का मास निकल जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, लगभग मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन इतना आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से निकाल लिया हमने, यहाँ से हमने किसका मास निकाला, सॉल्यूशन का मास निकाला, और यहाँ से हमने किसका मास निकाला, इससे हमने मोलरिटी वाले फॉर्मूले से सोल्यूट का मास निकाला, तो हमने यहाँ पे ये किसका मास मिल गया, हमें सोलवेंट का मास मिल गया। तो बस इसको रख दो, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोलवेंट इन kg, तो रखेंगे मास ऑफ सोलवेंट का कितना आ गया, kg के अंदर ये है, और 3 मोल क्या है हमारा, ये निकल के आ गया, ये दे रखा ऊपर, तो इससे हमारी मोलैरिटी निकल जाएगी। मोलैरिटी कैलकुलेट करवाई है किससे, मोलैरिटी देके, ठीक है। तो हमें इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से ये दे रखा है क्वेश्चन हमारा 1.5, इसमें क्या करा है, 50 ग्राम ऑफ N2 एंड 10 ग्राम kg ऑफ H2
आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस रिएक्शन। सबसे पहले हमने बैलेंस रिएक्शन लिखी, ये लिख दी, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमने। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे भाई? नंबर ऑफ मोल्स इसमें क्या दे रखे हैं, 50 kg दे रखा है N2, ठीक है। तो मास को हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसके मोलर मास से, तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या निकल के आ जाएगा, मोल्स निकल के आ जाएंगे, यानी कि 50 को किससे डिवाइड करेंगे, 28 से, तो ये मोल्स निकल के आ गए नाइट्रोजन के। इसी तरह से हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लेंगे। टोटल कितना है, 10 ग्राम। 10 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो ये हमारा मोल्स आ गया, है ना। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द अबाव इक्वेशन, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन से, ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड टू के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए हमें, 3 मोल क्या चाहिए, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे मोल्स कितने हैं इसके, 4.96। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन हो गया, यहाँ पे देखो 3 मोल चाहिए थी, हैंस 470 मोल ऑफ N2 द मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड। 1 मोल के लिए कितने चाहिए, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल चाहिए, तो 17 के लिए कितने मोल चाहिए भाई, 5.36 इंटू 10⁻³ मोल हाइड्रोजन के, जबकि हाइड्रोजन के हैं इतने मोल, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। अब देखो, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो इसके बेसिस पे क्या बनेगी, हमारी अमोनिया बनेगी। तो देखो, 3 मोल से कितनी अमोनिया बन रही है, 2 मोल। 1 से कितना बनेगा, 2/3, तो 4.96 से कितना बनेगा, इंटू 4.96, इतनी अमोनिया बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मोल में है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। मोल ये है, तो मोल को जब हम मास में, या मैं बोल दूँ ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके मास से, ठीक है, मोलर मास से। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। अब 10⁻³ ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, kg भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से कर रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है।